के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स की रिकन्सिलिएशन कैसे होती है, कॉन्फ्लिक्ट की नेचर क्या होती है, इस हवाले से बात करनी है। और आप में से कभी किसी ने अपनी लाइफ के अंदर किसी कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपीरियंस किया हो? कॉन्फ्लिक्ट किसी भी बात पे हो सकता है, बातों पे भी हो सकता है, इख्तिलाफ हो सकता है, घरों के अंदर भी इख्तिलाफ हो जाता है, इख्तिलाफ राय हो जाती है और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना, उनकी नेचर को समझना और उसके फिर जो है उसको कंसोलेशन की तरफ लेकर जाना, ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है मैनेजर के हवाले से कि मैनेजर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिज़ॉल्व करते हैं। आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, अगर आपको कभी कॉन्फ्लिक्ट का सामना हुआ हो या अभी आप ज़िंदगी में कोई कॉन्फ्लिक्ट का सामना कर रहे हो? अच्छा जी, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हुँ, हुँ। ओके जी, हम अच्छा ये तो कल्चर की खुल गई स्लाइड जो है मुझे चाहिए कॉन्फ्लिक्ट, 1 मिनट। आज आपको अगर स्लाइड्स के बगैर ही पढ़ा दें, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, क्या ख्याल है आपका? यस सर। नो सर। अच्छा ये बात है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के हवाले से और इसके अंदर जो बुनियादी तौर पे जो इस चैप्टर के अंदर बातें डिस्कस की गई हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का आप उर्दू का मतलब इख्तिलाफ का भी ले सकते हैं और इख्तिलाफ राय भी हो सकता है मुख्तलिफ जगहों के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कॉन्फ्लिक्ट से हम क्या मुराद लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्या पॉजिटिव है, कॉन्फ्लिक्ट क्या नेगेटिव है और कॉन्फ्लिक्ट की कितनी टाइप्स होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और कॉन्फ्लिक्ट कितनी नेचर का होता है और कॉन्फ्लिक्ट का क्या फंक्शन है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और अगर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो ये इसके हवाले से है। नॉर्मली जिस कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाती है वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बात की जाती है, लेकिन आपने देखा है कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान भी होता है। इसको कभी-कभार जो कॉम्पिटिशन कहा जा रहा होता है वो कॉम्पिटिशन कभी राइवलरी के अंदर क्रिएट हो जाती है और वो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो कभी-कभार ज़्यादा सीरियस नेचर के अंदर भी डेवलप हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऑथर्स ने ये भी बात की, जैसा मार्क्स के व्यू थे कि बेसिकली बुनियादी तौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर क्लास का कॉन्फ्लिक्ट है, कि मुख्तलिफ क्लासेस का जो सोसाइटी के अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उनके इंटरेस्ट की बेस पर, उनके जो आउटकम्स वो अपने लिए चाहते हैं, उन आउटकम्स की बेस के ऊपर मुख्तलिफ क्लासेस का कॉन्फ्लिक्ट है। और इन क्लासेस के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्योंकि वो सोसाइटी के अंदर एम्बेडेड है, तो वो सोसाइटी का जो एम्बेडेड कॉन्फ्लिक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी उसका इज़हार होता है। तो ज़्यादातर अब हम जिस कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे, हम उस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से ये भी देखेंगे कि आप मुख्तलिफ लिहाज से देखते हैं, अपनी स्टेट के हवाले से भी देखते हैं कि किस तरह कॉन्फ्लिक्ट होते हैं
ऑपोजिशन के अंदर, हुकूमती पार्टी के अंदर, फिर आप रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स देख लें, मुख्तलिफ इलेक्शन के हवाले से देख लें, किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो हैं लोगों की इसकी वजूहात क्या होती हैं, उनकी क्या असम्पशंस होती हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो ये कुछ हमारा मौजूए बहस रहेगा अभी इस चैप्टर के हवाले से। जो करंट पर्सपेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट से मुराद हम ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो कि थ्योरीज आपको नज़र आती हैं वो 1950s की जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनकी थ्योरी ज़्यादा आपको नज़र आती हैं, और वो बुनियादी तौर पे पहले जो है कॉन्फ्लिक्ट को एज अ नेगेटिव फिनोमेना कंसिडर करते हैं कि दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव एंड डिसरप्टिव। और तो उसके हवाले से उन्होंने ज़्यादातर देखा है कि कॉन्फ्लिक्ट को एज अ नेगेटिव कॉनोटेशन की तरह, कि एक नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट के लोगों की जब वैल्यूज़ के अंदर, आउटकम्स के अंदर, उनके बिहेवियर के अंदर एक इख्तलाफ आना शुरू हो जाए, आपस में उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाए, तो इसको एज अ शुरू के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को एज अ उसकी नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ देखा गया। उसके बाद पुटनम एंड पूल ने 1987 के अंदर 3 लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिफाई किए। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो पेज नंबर 239 है, जिसके अंदर दे हैव एनालाइज्ड 3 लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वन इज इंटरपर्सनल, अनदर इज इंटर ग्रुप, एंड थर्ड इज इंटर ऑर्गेनाइजेशनल। और उसके बाद अगर आप टेबल देखते हैं तो गेलफेंड ने और डिडेरो ने ये सिंथेसाइज किया लिटरेचर कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। तो आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट की जो है उन्होंने कुछ 3 टाइप्स बताई। एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी नेचर जो है वो इंटरपर्सनल है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से मुराद क्या है? जो कि इंडिविजुअल्स के दरमियान है। डायड्स का मतलब ये होता है कि डायड से रिलेशन बिटवीन टू, रिलेशन बिटवीन टू, डायड का मतलब ये होता है। एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंसानों के दरमियान, 2 इंसानों के दरमियान है। और इसमें जो है ज़्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट की वजूहात होती हैं वो कंपटीशन होता है, इनकॉम्पिटिबिलिटी होती है, आपकी नहीं बन रही होती किसी के साथ, या कंपटीशन में होते हैं, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है इंटर ग्रुप। इंटर ग्रुप से मुराद है कि टीम्स के दरमियान या डिपार्टमेंट्स के दरमियान या इनफॉर्मल ग्रुप्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो। और ये मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे हो सकता है। कभी कभार एम्बिगिटी होती है, हमें नहीं मालूम होता कि दूसरा ग्रुप, दूसरी टीम क्या काम कर रही है, उसकी वजूहात की बुनियाद के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। कभी कभार हम समझते हैं कि हमारा ग्रुप जो है सबसे अच्छा काम कर रहा है, बाकी और कोई ग्रुप नहीं काम कर रहा, उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। और ये इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट से, जिस वर्ड से आपको जाहिर हो रहा है, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो। और क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, डिफरेंट उनके, कभी कभार ये ग्लोबल लेवल के ऊपर भी होता है, नेशनल कल्चर के ऊपर भी हो सकता है। फिर आप देखिए मुल्कों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। आप बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट आप देख लें, आप जिस तरह देख लें मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट देख लें, फिर जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट देख लें, उसकी कुछ ना कुछ वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर 2 मुल्क जो हैं वो अभी तक अपने मामलात को आगे की तरफ ही ले सके। और इसके अलावा हम देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के और क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के हवाले से। तो बहरहाल जो कि ज़्यादातर रिसर्च शुरू के अंदर हुई कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को कहा कि डिसफंक्शनल होते हैं कॉन्फ्लिक्ट, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लाइफ को जो है डिस्टर्ब कर देते हैं। और लेकिन बाद में कुछ मार्च और साइमन जिन्होंने रिसर्च की, उन्होंने कहा कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं और दे आर पोटेंशियली बेनिफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके हवाले से हम कुछ डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट टू कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिसफंक्शनल होते हैं, कौन से कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं। अभी मैंने आपको कॉन्फ्लिक्ट की 3 टाइप्स बताई, इसमें इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जी जिसमें इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट और इंटर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट की टाइप्स आपको मैंने बताई है। ये जो पर्सपेक्टिव पहले शुरू के अंदर मैंने आपको बताया, सोशियोलॉजिस्ट का ज़्यादा पर्सपेक्टिव यही था कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक डिसफंक्शनल एक्टिविटी है एक ऑर्गेनाइजेशन की। ये शिफ्ट 1970s के अंदर हुआ, इसके अंदर कहा कॉन्फ्लिक्ट की कुछ टाइप जो है वो कंस्ट्रक्टिव भी हैं। और slowly conflict can be seen as a productive force in the organization rather than as a breakdown in the harmony and the deviance from the equilibrium in the organization. तो बहरहाल इसके हवाले से जो कॉन्फ्लिक्ट एज अ, पहले हम देख लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट एज अ डिसफंक्शनल एक्टिविटी, और बहुत सारा लिटरेचर इसके हवाले से मौजूद है।
ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज़्यादातर कंट्रोलिंग, अवॉइडिंग एंड एलिमिनेटिंग, हम कोशिश करते हैं इसको अवॉइड किया जाए। और कॉन्फ्लिक्ट को दबा के रखना भी कोई ज़्यादा सेहतमंद नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आप इधर कभी कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो बड़े सब्लिमिनल लेवल पे होते हैं कि जब इंसान कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस कर रहा होता है उस तरह एक्सप्रेस नहीं करता। और इसको हम देखेंगे मुख्तलिफ लोग इसलिए भी एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि डिफरेंसेस ऑफ पावर की वजह से, कि जिन अगर अथॉरिटी जिसके पास पावर है आप उससे कॉन्फ्लिक्ट का इजहार नहीं करते क्योंकि आपको लगता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आपको जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ इसके हवाले से हैं थ्योरी। जो पहले कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरीज आई उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को एज अ डिसफंक्शनल एक्टिविटी कहा और उन्होंने कहा दिस ऑल टुगेदर बैड, दिस इज अ ब्रेक डाउन इन द स्टैंडर्ड डिसीजन मेकिंग, और दिस इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम कोऑपरेशन। और कॉन्फ्लिक्ट वाज ऑफन डिपिक्टेड एज अ बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन डायकॉटमी, यानी एक तरफ कॉन्फ्लिक्ट है तो दूसरी उसकी ऑपोजिट जो है वो कोऑपरेशन की बात की जाती थी। तो और जितनी भी कोशिश की जाए और कंट्रोल के जरिए से, ऑर्गेनाइजेशन पावर के जरिए से कॉन्फ्लिक्ट को जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिनिमाइज किया जाए। बाद में आने क्रिटिसाइज जो उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट के दरमियान डिफ्रेंसिएशन क्रिएट की। एक उन्होंने कहा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बाय जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन से जो है वो थोड़ा फर्क है, और उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा फोकस किया हमारे ओवर्ट बिहेवियर से। ओवर्ट बिहेवियर से जो वो बिहेवियर जो कि हमें नजर आ रहा होता है उस बिहेवियर के साथ उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। और उन्होंने कहा कि परसेप्शन जो है हमारी जो है डिफ्रेंसिएशन की वजह से, आउटकम की डिफ्रेंसिएशन की वजह से, असम्पशन की डिफ्रेंसिएशन की वजह से बिहेवियर्स के अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो बहरहाल ये शुरू के कुछ थे, और उसके बाद जिन लोगों ने रिसर्च की उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि ज़रूरी नहीं कि हर कॉन्फ्लिक्ट के साथ गुस्सा और नेगेटिव इमोशन भी जो है वो आते हों, होस्टाइल एक्ट भी आते हों। कुछ हैं जिनके अंदर जो है वो कोल्यूशन हो जाता है, ऑफ फैक्टर्स होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर कभी कभार ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकता है। और आप देखते हैं मुख्तलिफ अभी यूएस के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट है उनके इलेक्शन के दौरान, और फिर किस तरह के बिहेवियर आपको स्ट्रीट्स के अंदर नजर आए। फिर ड्यूरिंग पैंडेमिक के दौरान आपको किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट नजर आए रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन, फिर रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एसओपीज एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जो है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उसके हवाले से ये बातें आपके सामने हैं। ये तो इसका एक डिसफंक्शनल एस्पेक्ट है कॉन्फ्लिक्ट का। डिसफंक्शनल एस्पेक्ट से मराद आप नेगेटिव एस्पेक्ट समझ लें इसको, यानी इसको ये समझ लेंगे कॉन्फ्लिक्ट को जिसको सही नहीं समझा जाता। अब इसके बाद के जो रिसर्चर आए दे व्यू कॉन्फ्लिक्ट एज अ फंक्शनल एंड it has some positive dynamics and consequences, and for example कोशियर ने अपनी बुक पब्लिश की फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, और कि हमेशा जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सोशली डिस्ट्रक्टिव नहीं होता बल्कि वो पॉजिटिव एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी की तरफ भी लेके जाता है। मतलब एक सोसाइटी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे की तरफ बढ़ती है। वो रेवोल्यूशन आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और फिर वो सोसाइटी जो है वो नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर दफ़ा जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो डिसफंक्शनल ही होगा। जी रिमशा, मैंने स्लाइड्स आज नहीं शो कर रहा मैं आपको, और ये चैप्टर है जी चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशेस एंड कॉन्सिलिएशन। स्लाइड्स अभी मेरे पास अभी अपडेटेड स्लाइड्स इसकी नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे कॉन्फ्लिक्ट की नेचर डिस्कस कर रहा हूँ और फंक्शनल व्यू ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। ओके जी, तो पहले मैं आपको कह रहा था कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिसफंक्शनल। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 5 में जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे वहीं तक है आपके सिलेबस के अंदर। उसके बाद वाले कॉन्सेप्ट जो है मोटिवेशन के, कोचिंग के, वो मैंने डिस्कस नहीं किए, तो वो आपके सिलेबस में भी शामिल नहीं होंगे। ओके जी, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जो पहले वाला था नोशन के, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो तवाज़ुन होता है, लेकिन ये तवाज़ुन का डिस्टर्ब करना कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को किसी बेहतरी की तरफ लेके जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को किसी आगे की तरफ लेकर जाता है।
उस हवाले से ये व्यू जो था कॉन्फ्लिक्ट का जो था वो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट था। जी पेज नंबर है जी, ये मैं तो 240 पे हूँ, पेज नंबर 240 के ऊपर, व्यूइंग कॉन्फ्लिक्ट एज अ फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। बहरहाल इसके बाद की जो रिसर्चर आए उन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ना सिर्फ ये कि ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बल्कि इसेंशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि उसकी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो। और उससे जो एक थ्योरी निकली थी, थ्योरी का नाम था पंचुएटेड इक्विलिब्रियम के हवाले से। पंचुएटेड इक्विलिब्रियम के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक लेवल, एक इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में वो इक्विलिब्रियम लेवल जब डिस्टर्ब होता है तो कंस्ट्रक्टिव जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाते हैं। तो ये उस सेंस में कॉन्फ्लिक्ट्स के हवाले से ये डिस्कशन की गई कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे और भी रिसर्चर ने ये बात की, और एक कॉन्फ्लिक्ट की टाइपोलॉजी क्रिएट हुई, और टाइपोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने 3 किस्म के बताए। एक है होते हैं जो इश्यूज के ऊपर होते हैं, एक होते हैं जो आउटकम्स के ऊपर होते हैं। इश्यूज के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मसलन रिवॉर्ड जो है वो की टाइप कौन सी होगी, क्या हम पे फॉर परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे, क्या हम सीनियोरिटी की बेस पर जाएंगे, या मुख्तलिफ तरीके के रिवॉर्ड्स हम कर सकते हैं। और आउटकम क्या होगा, जो आउटकम आ रहा है उस नतीजे में किन लोगों को रिवॉर्ड किया जा रहा है, कितने किस ग्रुप को किया जा रहा है, कितने लोग उसके अंदर आ रहे हैं, वो आउटकम हो जाता है। देखिए ना आप, जिस तरह इसमें उन्होंने 3 टाइपोलॉजी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बताए। एक है टास्क कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, टास्क कॉन्फ्लिक्ट से मुराद ये है, टास्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नॉर्मली वो कॉन्फ्लिक्ट हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के हवाले से हो सकते हैं। और मसलन आप एक काम करना है, अब वो काम करना है, मसलन अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रिवॉर्ड पॉलिसी लेकर आनी है। अब ये रिवॉर्ड पॉलिसी जी होगी वो किस बेस पर होगी, आया कि ये मेरिट बेस्ड होगी, सीनियोरिटी बेस्ड होगी, परफॉर्मेंस बेस्ड होगी, स्किल बेस्ड होगी। अब ये टास्क है, ठीक है, आप समझने के किस इसके ऊपर इख्तलाफ राय हो सकता है। अब जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस करनी है, ठीक है, अब ऑनलाइन क्लासेस करनी है तो उसका ये टास्क है। अब इसके लिए आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, आप गूगल क्लासरूम यूज करेंगे, आप जूम क्लासरूम यूज करेंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज करेंगे। तो ये टास्क, इसके दरमियान इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन इसको अकोमोडेट भी किया जा सकता है जब लोग फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। अब अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेना है तो किस तरह लेना है, ऐसे टाइप लेना है, मूडल के ऊपर लेना है, गूगल क्लासरूम पे लेना है, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे लेना है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं टास्क रिलेटेड हैं, इसके हवाले से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, इख्तलाफ राय हो सकता है। और ऐसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, ताकि उसके हवाले से लोग डिस्कशन करते हैं किस तरह की जाते हैं। जो डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, यानी वो कॉन्फ्लिक्ट जो कि ज़्यादा फायदेमंद नहीं होते, वो ईगो बेस्ड हो जाते हैं। इंसान की अना जो है वो बीच में आ जाती है, उसकी आइडेंटिटी जो है वो, उसको लगता है कि थ्रेटेंड है मेरी। तो फिर जब उनकी आइडेंटिटी थ्रेटेंड होती है तो उस केस के अंदर जो है फिर वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आइडेंटिटीज के आ जाते हैं। आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस किया था। और अगर किसी की ईगो थ्रेटेंड हो जाती है और उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो थ्रेटेंड हो जाता है, उस केस के अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो, डिसएग्रीमेंट जो है वो पर्सनल इश्यूज की तरफ चले जाते हैं, और वो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चले जाते हैं। फिर इसके अलावा जो कॉन्फ्लिक्ट की टाइप है जो इसमें डिस्कस की गई है वो है प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट से मुराद है कि इस काम को करना किस तरह है, प्रोसेस क्या होगा इस काम का। ठीक है जी, हमने ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेना है, लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने का प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा। आया कि हम यूनिवर्सिटी में बुला के एग्जामिनेशन लेंगे, आया कि हम इसके अंदर किस तरह के प्रोटोकॉल, किस तरह की सिक्योरिटी, किस तरह की चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। तो वो जो प्रोसेस है किसी काम को करने का, उस टास्क को करने का जो प्रोसेस होगा, उसको हम कहते हैं प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। उसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट तरीक़ाकार के हवाले से इख्तिलाफ राय हो सकता है, कि आप कहेंगे जनाब इस काम को इस तरह किया जाए। और प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट और टास्क कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं आपस में काफ़ी क्लोज होते हैं, क्योंकि जो काम आपने करना है और फिर आपने काम को कैसे करना है। अभी आपको ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया है, अब आप कहेंगे जी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को हमने सेलेक्ट करना है, तो ये इस पर इख्तिलाफ राय हो सकता है, ये टास्क कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और ये रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव है, लोग मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे। अब वो करना किस तरह है, हम इंटरव्यूज करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम क्वेश्चन लेकर जाएंगे, हम क्या करेंगे, ये सारा प्रोसेस के हवाले से बात।
तो इस हवाले से ये बात है। तो बहरहाल जो कि टास्क कॉन्फ्लिक्ट है वो दे आर जनरली कंसिडर्ड लेस थ्रेटनिंग टू वन पर्सनल आइडेंटिटी। लोग टास्क के हवाले से और इसके अंदर नेगेटिव इमोशन इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन जो कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके अंदर जो है वो ज़्यादा नेगेटिव इमोशन जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। और टास्क कॉन्फ्लिक्ट इज सीन एज मोर लाइकली टू बी कंस्ट्रक्टिव ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू एनहांस डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, individual creativity, innovation, task accomplishments and member satisfaction. So टास्क कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जो डिस्कशन होती हैं वो ज़्यादा मोटिवेटिंग होती हैं, ज़्यादा सेटिस्फाइंग होती हैं। उसके अंदर ईगो कम इन्वॉल्व होती है, नेगेटिव इमोशन कम इन्वॉल्व होते हैं और मेंबर्स को आपस में बात करने का मौका मिलता है। ओके जी, अब हम आ जाएं रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। पेज नंबर 242 पे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट जो है वो टास्क कॉन्फ्लिक्ट के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है इंसान की आइडेंटिटी को और ट्रस्ट को भी नेगेटिवली इफेक्ट करता है। और ये एक इंसान के परफॉर्मेंस के अंदर नेगेटिवली करता है। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है? किस तरह का रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके ख्याल में? किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो है रिलेशनशिप्स के अंदर आता है? आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट? ना वो घरों में भी हो जाता है, मियाँ बीवी में भी हो सकता है, लेकिन होपफुली रिजॉल्व हो जाए। अगर इंसान की शख्सियात में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, एक इंसान किसी और तरीके से किसी चीज़ को देखता है, दूसरा इंसान किसी और चीज़ तरीके से देखता है, और वो रिलेशनशिप के अंदर भी एक दूसरे के खिलाफ एक कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हो जाए, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चली जाती है। इख्तिलाफ राय हो जाता है, आपको बंदा ही पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक दैट पर्सन, और वो कोई भी बात करता है तो वो आपको पसंद नहीं होती। हो सकता है उसका वे ऑफ टॉकिंग ही आपको पसंद ना हो सकता है उसको आपका वे ऑफ टॉकिंग पसंद ना हो, टोन पसंद ना हो। तो इस केस में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पर्सनल हो जाता है, रिलेशनशिप हो जाता है। इसमें नेगेटिव भी कुछ लोग इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज दे थॉट दैट द अदर पर्सन इज बेसिकली नॉट रिस्पेक्टिंग देम। सर, सर चिढ़ है जाए या जब किसी से तो ऐसे होता है। हाँ सही कह रहे हैं आप, चिढ़ना। अच्छी मिसाल दी आपने हमारे लोकल कल्चर के हवाले से। कई बार लोग चिढ़ाते भी हैं, ये भी एक बात है कि कुछ लोगों को चिढ़ाने का भी आता है बड़ा मजा। और हो सकता है कुछ लोग चिढ़ने के बाद जब वो उस इमोशन से निकल जाते हैं तो ज्यादा मेच्योरिटी की तरफ चले जाते हैं मेरे ख्याल से वो। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी मिसाल दे दी मारिया ने, बहुत। बट सर, जान के चिढ़ाते हो, जो ज्यादा चिढ़ता उसी को चिढ़ाते हैं। वाह 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 मारिया, ये तो आपने बड़ी इंसान की नफ्सियात की बुनियादी बात की कि जो चिढ़ता है लोग उसी को चिढ़ाते हैं। वाह, ये देख लें जी आप, एक ये सुनहरी असूल जहन में रखेंगे जो मारिया ने आज बताया है। चिढ़ोगे तो लोग चढ़ाएंगे आपको, और उसी वजह से बरल ऑर्गेनाइजेशन में बिला वजह मत चढ़ाएं किसी को, और खास तौर पे अपने बॉस को तो कतई ना चढ़ाएं अगर आपको लगता है किसी बात से वो चिढ़ता है। और एनी हाउ, तो बहरहाल होते हैं। मुझे भी एक बात याद आ रही थी, हमारे भी एक मैनेजर थे, वो जो थे उनसे कोई अगर वो अपनी सारी कोई कहानी सुना रहे हो तो फिर सारे लोग उस पर हंस रहे हो, कह के लगा रहे हैं, तो बड़े खुश होते थे। अगर कोई बंदा सीरियस हो जाता तो इससे बड़ी उनको तकलीफ होती। तो एक दफा सब वो लतीफे अपने सुना रहे थे, सब लोग बड़े हंस रहे थे, कह के लगा रहे थे, लेकिन एक उनका एम्प्लॉय नहीं हंस रहा था। उन्होंने कहा जी आप क्यों नहीं हंस रहे? उन्होंने कहा जी मैंने आज इस्तीफा दे दिया इसलिए मैं नहीं हंस रहा। मेरा मकसद है कि मैनेजर के लतीफों में अगर आप किसी बात से वो चिढ़ रहा है तो आप ही ध्यान से कोई करेंगे वैसी बात ना चिढ़े, तो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो इस वजह से। ओके जी, बिल्कुल। मेरे पास तो जनाब बोरिंग जोक्स ही हैं, आपको अच्छा जोक सुना दें तायरा पहली। ओके जी, कॉन्फ्लिक्ट तो सोसाइटी में है हर तरफ। जी बिल्कुल, और उसकी क्या वजह है? आपका क्या ख्याल है, क्यों हमारी सोसाइटी के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट है? क्यों हमारी सोसाइटी के अंदर आइडियोलॉजी नहीं है?
क्यों हम एक कॉमन बात के ऊपर आते ही नहीं है, क्यों हम हर जगह कहते हैं कि मैं, ये जो मैं की बात है ना, ये हर जगह पे बहुत हो गई है। मैं तैयब अली सब कुछ जानता हूँ, ठीक है जी, बाकी किसी को कुछ नहीं पता। या मैं किसी और को कह दें, मैं मतलब मेरे सामने नाम क्या आ रहे हैं, कोई भी नाम ले लें, निदा, अमरीन, जो भी कहें कि जी हमें सब कुछ पता है और किसी को कुछ नहीं पता। ये जो मैं वाला कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और सोसाइटी के अंदर भी आप देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता है। सर ने माय मैनेजर की बात की थी, सर ने माय मैनेजर की बात की थी, ठीक है जी, मेरे मैनेजर की बात ही थी। हो सकता है वो मैं ही हूँ जो कि मैं हँस ना रहा हूँ, लेकिन एनी हो, ये बॉस मैनेजमेंट भी एक मैनेजर मैनेजमेंट भी एक बड़ा स्किल है। तो बात में आपसे, आप सही कह रहे हैं कामरान हैदर, आपका क्या ख्याल है, क्यों है हमारी सोसाइटी के अंदर इतना इख्तलाफ? ओके जी। अच्छा जी, चलें उसके बाद तो कामरान हैदर ने पॉइंट तो नोट किया है, ड्यू टू डिफरेंट नॉर्म्स हम दूसरों की सोच को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सही कह रही हैं हमारी आप। मुश्किल हो जाता है ना कि मैं कहूँ कि मैं एक राइटियस राइचियस एटीट्यूड होता है हमारा कि हम सही हैं, और इख्तलाफ पैदा ही तब होता है जब मैं कहता हूँ मैं सही हूँ आप गलत हैं। तो यस सर, काफी लोगों को आदत होती है ठीक है, वो कहते हैं मैं ही ठीक हूँ, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। उनको काफी आदत होती है कि वो आगे आगे हो हर जगह। सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। बहरहाल कुछ जगहों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट बड़ा अहम होता है, मसलन इसमें एक जिक्र किया हुआ है खातून का, उन्होंने, उनका नाम था क्लेग, उनका आखिर में नाम आता है, और वो एक साइंटिस्ट थी 1950s के अंदर। और 1950s में एक औरत का काम करना पहली बात, तो फिर साइंटिस्ट होना ये भी एक बड़ी बात थी, जबकि औरतों के साथ यही एक्सपेक्ट किया जाता था उस जमाने में कि वो जी घरों के काम करें, और वो भी साइंस की फील्ड में साइंटिस्ट बने, जिसमें जो कि टिपिकली मेल ओरिएंटेड फील्ड थी उस जमाने के अंदर। तो उन्होंने रिसर्च की, अपने थीसिस में रिसर्च की, फिर उनको पता चला कि उसका बुनियादी, उन्होंने कहा कि ऑर्थोडॉक्स से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारे साइंस के हवाले से। तो उसके अंदर उन्होंने रिसर्च की कि जो कि लोग बच्चे कैंसर से मर जाते हैं उसकी क्या वजूहत है। तो उससे पहले कैंसर से रिलेशन किया क्या जाता था कि, और कि शायद ये पॉवर्टी की वजह से या लेस न्यूट्रिशन फूड की वजह से बच्चों के साथ शायद ऐसे बात होती होगी। लेकिन जब उन्होंने रिसर्च की तो उनको पता चला कि ज़्यादातर अमीरों के जो बच्चे हैं, जो कि ज़्यादा एफ्लुएंट फैमिलीज हैं, उनके बच्चे कैंसर से मरते हैं। और तो इस पर उन्होंने ये सवाल उठा कि ऐसा क्यों होता है। उस वक्त की जो मेडिकल साइंस थी वो ये करती थी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी औरतों का एक्सरे जरूर करती थी। जब उन्होंने रिसर्च की तो उनको ये पता चला कि वो जो एक्सरे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया जाता है, उस एक्सरे की वजह से बच्चों के अंदर कैंसर जो है वो डेवलप होता है। अब ये रिसर्च उन्होंने की, बहुत ज़्यादा उनको लोगों ने कहा ये तो बड़ी अच्छी रिसर्च है, रेवोल्यूशनरी रिसर्च है, और इस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा डाटा, और बड़ी जल्दी थी उनको डाटा कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि बच्चे वो रहे ना जिनका वो डाटा कलेक्ट करना चाह रही, कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। और ये स्टैब्लिश हो गया कि जी इसी वजह से जो एक्सरे करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो जो है बच्चों के अंदर कैंसर का सबब बनता है। लेकिन इस बात को मानने के लिए ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को मेडिकल प्रैक्टिस को चेंज करने के लिए 25 साल लगे, 25 ईयर्स। और 25 ईयर्स वो स्ट्रगल करती रही इस बात के ऊपर, इस इशू को लेकर आगे बढ़ती रही कि ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है कि हम प्रेगनेंसी के दौरान औरतों का जो है वो एक्सरे करते हैं उन बच्चों के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी एक सोच, एक रीजन के ऊपर सोच होनी चाहिए, एक कुछ लॉजिकल रीजन के ऊपर कुछ रीजनिंग होनी चाहिए जिसके ऊपर आप सोचें उन मामलात को, उन इश्यूज को, और फिर उसके ऊपर इख्तिलाफ राय होता है तो फिर उन इश्यूज के ऊपर आप स्टैंड भी करते हैं कि आपको पता है कि क्या हमारी, देखें एक हमारी सोसाइटी की कोई कलेक्टिव वैल्यूज हैं ना, कि हम जो है एक, वो कहते हैं ना, अखुवत, रवादारी, भाईचारा, मुरव्वत, मोहब्बत, मवद्दत। अब अगर ये कलेक्टिव हमारी वैल्यूज हैं तो इन वैल्यूज के इर्द गिर्द अगर जब लोग जमा हो जाएं तो फिर एक माशरा जो है, एक बेहतर माशरा जो है वो डेवलप हो जाता है।
और फिर उस माशरे के अंदर जो है वो अगर इख्तिलाफ राय आते भी हैं तो वो टास्क के हवाले से आ जाते हैं, लेकिन बुनियादी वैल्यूज पे नहीं आते, बुनियादी बिलीफ्स के ऊपर नहीं आ रहे होते। ओके जी, तो बहरहाल कुछ बातें हैं। और रियासत अली की रियासत अली, वी आर एक्सट्रीमिस्ट पीपल एंड डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। देखें, हमें ना जहालत की बुनियाद के ऊपर इख्तिलाफ राय जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जहल जहल ही को बढ़ाता है। तो आपको ये देखना है कि इख्तिलाफ राय की वजूहात क्या हैं, और हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ। कभी कभार आईने में बैठ के ये भी देखना चाहिए कि हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं बिल्कुल ही गलत हूँ, ये पॉसिबिलिटी है। तो लेकिन होता क्या है, हम असल में अपने आप को गलत कहना या फिर कॉन्फ्लिक्ट में अपना लोग महसूस ये होता है कि जैसे हम जो है ना हमने गलती की, और हम गलती नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम परफेक्ट बीइंग हैं, क्योंकि हम लोग कभी कभार अपने आप को माफ़ नहीं करते। फिर जो लोग दूसरों को माफ़ नहीं करते वो आसानी से वो अपने आप को भी माफ़ नहीं करते। उनको लगता है कि हम दूसरे को भी गलती क्यों की, उसने कैसे की, क्या वजूहत थी। तो उन बुनियाद पे उन नेगेटिव इमोशन तो कभी कभार हम एक्सपीरियंस नहीं करना चाह रहे होते। मैं अपने तजर्बे के हवाले से कह रहा हूँ। तो उस हवाले से फिर कभी कभार जो है वो लोग जो है वो अपनी उस बात के ऊपर भी अड़ जाते हैं। मतलब एक शख्स था, वो बाहर गया, उसने कहा, बीवी को कहा मुझे 50,000 रुपये दे दो। उसने कहा क्या करने? कहता मेरी शर्त लगी है। कहती क्या शर्त लगी है? उसने कहा 2 जमा 2, वो कह रहे हैं 4 होता है, मैं कह रहा हूँ 2 जमा 2 5 होते हैं। उसने कहा तुम हार जाओगे। उसने कहा हारूंगा तब जब मैं मानूंगा। तो मानते नहीं है फिर लोग जो है। तो बड़ा तरीक़ाकार से आपको एक अच्छे माहौल से आपको लोगों को करना चाहिए, ताकि उनकी ईगोज़ जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इफ़ेक्ट ना हो। अच्छा, मैं बात कर रहा था तीसरी टाइप की, जो प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट है। और प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक नया पर्सपेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का। उस ज़माने में एक नया पर्सपेक्टिव था जो मैंने आपसे अभी बात की, एक कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, कि उस काम को करना किस तरह, उस काम का तरीक़ाकार क्या होगा। तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट की 3 टाइप्स मैंने आपसे बात की, इसमें टास्क कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट और प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट है। ओके जी, तो आजकल की जो कॉन्फ्लिक्ट टाइपोलॉजी है वो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट और टास्क कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान डिफरेंशिएशन क्रिएट करती है। और इसके दौरान ये जो टाइपोलॉजी आपसे डिस्कस की गई है, इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो हैं जिनको नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट क्या कहा जाता है, जिसको डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं जिनको हम पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं और प्रोडक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस टाइपोलॉजी। तो depending upon the outcome, they have basically identified the 2 types of the conflict. और तो बहरहाल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जो कि टास्क कॉन्फ्लिक्ट है उनको कुछ प्रोडक्टिव की कंसिडर किया जाता है, और जो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस टाइपोलॉजी वो नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो कंसिडर की जाती है। तो अभी मैंने आपसे स्टोरी भी डिस्कस की। तो फंक्शनल जो व्यू है, जो ये फंक्शनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, कि वो कहता है कि एम्फसाइज कॉन्फ्लिक्ट की जो कंस्ट्रक्टिव हो और जो प्रोडक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं। अगर डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो वो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देते हैं। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट की जो नेचर है वो राइट काइंड की होनी चाहिए। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेशन, क्रिएटिविटी, परफॉर्मेंस, ऐसे मामला जो हैं वो बढ़ते हों। तो बहरहाल कॉन्फ्लिक्ट की हमने एक और नेचर है, वो इंसान की ज़ात में जो कॉन्फ्लिक्ट है। अगर उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है तो कभी कभार वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उसके रिलेशनशिप के अंदर भी इजहार होता है। इसके हवाले से भी रिसर्च जो है वो हुई भी है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक अब डिस्कस करेंगे वो नॉर्मेटिव अप्रोचेस टू कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस करेंगे, और ये पेज नंबर है 244। जिनके पास बुक्स हैं वो देख सकते हैं, नॉर्मेटिव अप्रोचेस टू कॉन्फ्लिक्ट। तो अच्छा, अब जो इसमें रिसर्चर ने जो फोकस किया वो रादर देन इसके ऊपर व्हाट इज डन इन द कॉन्फ्लिक्ट, इंस्टेड ऑफ मेनली फोकसिंग ऑन व्हाट पार्टीज शुड डू इन अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। अगर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इस सिचुएशन के अंदर जो पार्टीज हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको करना क्या चाहिए। और जो मेजॉरिटी ऑफ द नॉर्मेटिव स्कूल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, दे हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द ड्यूशे थ्योरी ऑफ कॉपरेशन एंड कंपटीशन। और जो ड्यूशे ने डेफिनेशन की थी कॉन्फ्लिक्ट की,
उसने कहा था इनकॉम्पिटेबल एक्टिविटीज where one person action interfere or get in the way of another action। और एक इंसान का जो अमल है, वो जो है बिहेवियर है, वो दूसरे इंसान की राह में रुकावट जब क्रिएट करता है तो हम कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। तो ये एक किस्म का बिहेवियरल फिनोमेना इस नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को कंसिडर किया जाता है। और तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है पार्टीज के गोल जो है वो अगर कोऑपरेटिव होंगे तो उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, और उनके पार्टीज के गोल जो होंगे वो डिफरेंट होंगे तो उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा जब अगर आप नॉर्मेटिव अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं तो नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाया जाता है तो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाते हैं जिसके ज़रिए से जो डिस्प्यूटेंट्स हैं, यानी जिनके अंदर अख्तिलाफ है, वो इस कॉन्फ्लिक्ट को डील कर सकें। उस कॉन्फ्लिक्ट की वजूहात क्या हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या हैं, और तो और जिसमें जो कुछ बातें जो कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से की जाती हैं, पहली बात कि एक्सेप्ट किया जाए कि कॉन्फ्लिक्ट है, फिर दोनों पार्टीज एक दूसरे को सुने, एक दूसरे के अजम्पशन, एक दूसरे की जो कि पर्सपेक्टिव है उस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, वो जो है वो भी इन बातों को सुना जाए। और फिर इसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ प्रोसेस इंटरवेंशन भी की जा सकती है, जिस तरह कुछ वर्कशॉप हो सकती हैं, कुछ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो सकती हैं कि किसी को बुला के, मतलब किसी अगर फैमिली में कोई इख्तिलाफ राय हो जाए, अगर दो लोग आपस में रिजॉल्व ना कर पा रहे हो तो क्या करते हैं, कुछ बड़ा आ जाता है, कहते हैं ना बड़े को बिठा दें, पंच को बिठा दें,